नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, जो भी पाठ पढ़ाया जाता है उसे सामान्य भाषा में हम समझाने का प्रयास करते हैं। पूरा वीडियो को देखें और उसके बाद उस पाठ को आप एक बार अवश्य पढ़ लें, जिससे आपको उस पाठ की सभी बातों को समझने में आसानी होगी और सभी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9 के लिए सिविक्स विषय से अध्याय 3 संविधान निर्माण। इस पाठ के कुछ भाग को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। इससे आगे हम लोग आज देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, संविधान निर्माण में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, संविधान कब से लागू हुआ, संविधान के स्रोत क्या थे और संविधान की विशेषताएं क्या हैं। तो आज हम लोग देखते हैं भारत में जिस समय संविधान का निर्माण हुआ या जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय निर्माण की क्या परिस्थितियां थी, संविधान सभा के पास क्या चुनौतियां थी। तो भारत एक विशाल देश है। भारत की विशालता एवं विविधता के कारण संविधान बनाना या संविधान का निर्माण करना उतना आसान काम नहीं था, क्योंकि विशाल देश होने के कारण और विभिन्न धर्म, भाषा, समुदाय के लोग रहने के कारण उन सभी लोगों को हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण करना एक कठिन काम था। उस समय जिस समय भारत आज़ाद हुआ, वह बंटवारे की विभीषिका भी झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दिल दहलाने वाला एक अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसाओं के कारण लाखों लोग मारे गए थे। उस परिस्थिति में संविधान का निर्माण किया जाना था। तो संविधान निर्माताओं के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां थी और उन चुनौतियों के बीच भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो संविधान निर्माण के लिए जहां चुनौतियां थी, वहीं संविधान निर्माण के लिए रास्ते भी थे, और जिसके कारण भारतीय संविधान का निर्माण सुगम हो पाया। तो संविधान निर्माण के रास्ते में हम लोग अगर देखेंगे तो भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र सहित अधिकांश बुनियादी बातों पर सहमति बनाने का काम हो चुका था। यानी कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ लड़ाई नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र सहित अधिकांश बुनियादी बातों पर लोगों के बीच सहमति बनी थी। 1922 में ही महात्मा गांधी के द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा निर्माण होगा, यानी कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया जाएगा वह ब्रिटिश शासकों के द्वारा नहीं, बल्कि भारतीय लोगों के द्वारा किया जाएगा और भारतीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया जाएगा। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने संविधान लिखा था और 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में यह प्रस्ताव आया कि संविधान की रूपरेखा तय की गई कि भारत का संविधान यानी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। 1937 में जब पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए, तो उस चुनाव के दौरान जो लोग जीत के असेंबली में गए, वो उनके पास राजनीतिक अनुभव प्राप्त हुआ और उस अनुभव के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण में उन्हें मदद मिली। अब भारतीय संविधान जो है सो विभिन्न देशों के संविधानों को देखते हुए उसमें से मूल बातों को लिया गया है जो अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप है। यानी कि
भारतीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर, भारतीय लोगों की स्थिति को ध्यान में रखकर और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनेक स्रोतों से, यानी कि अनेक देशों के संविधान से कुछ मूल बातों को लिया गया जो हमारी परिस्थिति के अनुकूल था। अगर हम देखें तो 1935 का भारत सरकार कानून के बहुत सारे अंश को शामिल किया गया। यूएसए से मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत जो है उसको लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता का प्रावधान लाया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लाया गया। कनाडा से संघीय व्यवस्था को लाया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व। फ्रांस में की स्वतंत्रता के पश्चात वहाँ स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना फ्रांस की क्रांति के बाद आई, तो वहाँ से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को लिया गया। रूस के संविधान से लोगों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत जो हैं सो विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए हैं और ये संविधान हूबहू उतारा नहीं गया है, जबकि भारतीय स्थिति के अनुकूल यहाँ की स्थितियों को देखकर, यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया था। तो सर्वप्रथम हम लोग इसमें देखते हैं संविधान सभा कहते किसको हैं, संविधान सभा क्या है। तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। यानी कि संविधान सभा का तात्पर्य ये है कि संविधान को लिखने के लिए जिस सभा की स्थापना की गई थी और वह चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, वह क्या था, संविधान सभा था। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था और उस चुनाव में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग चुन के आए थे। उस संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुन लिया गया था। आज़ादी के बाद, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो भारत दो हिस्सों में बट गया। तो जब भारत दो हिस्सों में बट गया तो एक भारत का संविधान सभा था और दूसरा पाकिस्तान का संविधान सभा था। भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे और इसमें विभिन्न समितियां थी और इन समितियों के द्वारा संविधान का निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन यानी कि 3 वर्ष लगभग समय लगा। उन 3 वर्षों के दौरान भारतीय संविधान के निर्माण में अनेक बैठकें हुई और उन बैठकों पर गंभीर चर्चा हुआ। लगभग 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बातों को रिकॉर्ड किया गया और उसे संभाल कर रखा गया। तो इसके फलस्वरूप 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया और संविधान के कुछ भाग को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। शेष संपूर्ण संविधान को अर्थात पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी से 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि संविधान का निर्माण 26 जनवरी यानी कि संविधान जो लागू हुआ पूर्ण रूप से वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके पश्चात भी संविधान के प्रति लोगों में आज भी वही आस्था है, उसका अभी तक जो है सो उसी तरह से वैधता है। वैधता पर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठा। इसके क्या कारण थे? तो संविधान का जो निर्माण हुआ वह व्यापक सहमतियों के आधार पर हुआ था, लोगों की सहमतियों के आधार पर हुआ था।
भारत के लोगों का ही संविधान सभा में प्रतिनिधित्व था, यानी कि जो भी लोग थे संविधान बनाने वाले वह भारत के ही लोग थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ण, धर्म और देश के लोग थे और सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसके कारण जो है सो लोगों की आस्था आज तक उसमें है। इसके अलावे संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित और खुला और सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास किया गया था। बुनियादी सिद्धांत जो तय किए गए थे उसमें सर्वसम्मति थी, जिसके कारण आज भी हमारा संविधान जो है सो सभी लोगों के लिए मान्य है। और संविधान में समय के अनुसार कुछ परिवर्तन किए जाते हैं और किए जा रहे हैं, लेकिन संविधान पर सभी लोगों को आज भी आस्था है और समय के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, जिसे हम लोग संविधान संशोधन कहते हैं। अब हम लोग जो है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को देखते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना आप लोग पढ़े होंगे। संविधान की प्रस्तावना जो है सो पूरे संविधान का निचोड़ है। क्या है? पूरे संविधान का निचोड़ कहने का अर्थ ये है कि संविधान की प्रस्तावना पूरे संविधान का सारांश है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं उन्हीं के अनुरूप बने हैं और संविधान की अगर हम प्रस्तावना को देखें तो संविधान में जितने भी वर्णित हैं उसका मूल आधार जो है सो हमारी प्रस्तावना है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। तो सर्वप्रथम अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो यह विशाल एवं लिखित है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसमें लगभग 395 अनुच्छेद यानी कि 395 अनुच्छेद हैं जो उस मूल संविधान में है। उसके बाद अनेक संशोधन हो चुके हैं। इसमें 12 अनुसूची और 22 भाग हैं, यानी कि संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। भारत का संविधान इतना व्यापक और बड़ा होने के कई कारण हैं, क्योंकि भारत एक संघात्मक देश है, जिसके कारण जो है सो केंद्र और राज्य के लिए जो कानून हैं वो अलग अलग हैं और राज्य और कानून, राज्य के कानून, केंद्र के कानून और समवर्ती सूची के जो कानून हैं वह वर्णित है, जिसके कारण यह बड़ा हो गया। मौलिक अधिकारों का विस्तृत उल्लेख है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, संवैधानिक एवं प्रशासनिक पद्धति का उल्लेख है, जिसके कारण जो है सो भारत का संविधान अगर हम देखें तो बहुत ही विशाल है। उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताएं जो है सो लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि सरकार की शक्ति जो है सो जनता में निहित होती है, यानी कि जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उसके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। गणराज्य का अर्थ ही होता है शासन का जो प्रमुख होगा वह लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, यानी कि शासन के जो प्रमुख होते हैं वह हमारे बीच से चुन के जाते हैं। भारतीय संविधान की एक विशेषता है समाजवादी, यानी कि समाजवाद को प्रमुखता दी गई है। संपूर्ण समाज के विकास का समान अवसर प्रदान करने की बात की गई है। इसमें किसी व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का विकास का समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को इसमें प्रस्तावना में जोड़ा गया है। जिसके बाद है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि राज्य की दृष्टि से जो है सो सभी लोग समान हैं, यानी कि सरकार किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देगी। सरकार के दृष्टिकोण से सभी धर्म क्या है? सभी धर्म समान है। इसमें धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, यानी कि यहाँ पर वास्तविक सत्ता जो है सो मंत्रिपरिषद के पास होती है और मंत्रिपरिषद पर जो है सो व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रण स्थापित
किया जाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है सो संवैधानिक प्रधान होते हैं, यानी कि वास्तविक शक्ति जो है सो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारत में जो है सो संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, यानी कि राज्य के पास भी अपनी शक्ति है, केंद्र के पास भी शक्ति है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था के बावजूद ये भारत की आत्मा जो है सो एकात्मकता में विश्वास करती है, एकात्मकता में निहित है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। क्योंकि भारत में संघीय शासन प्रणाली है, यहाँ पर राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग अधिकार हैं, लेकिन यहाँ पर एकात्मक संघ प्रणाली पर ज़्यादा जोर दिया गया है और केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। भारतीय संविधान की एक विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि भारत में न्यायपालिका जो है सो स्वतंत्र है, उस पर सरकार का अंकुश नहीं है और सरकार के निर्णयों सरकार जो है सो उस पर अपना निर्णय नहीं थोप सकती है, यानी कि सरकार के अधीन नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका से तात्पर्य है कि यह जो है स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है और स्वतंत्र न्यायपालिका ही प्रजातंत्र का आधारशिला है। उसके बाद है मौलिक अधिकार और कर्तव्य, यानी कि भारतीय संविधान में लोगों के मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से तात्पर्य है लोगों के व्यक्तित्व विकास के लिए जो आवश्यक है वह मौलिक अधिकार के रूप में है और भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो संविधान के द्वारा प्रदत्त है और इस मौलिक अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता। इसी के साथ ही मौलिक कर्तव्य का भी उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। मौलिक अधिकार जो है सो उस समय 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसे बाद में 6 कर दिया गया और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटके कानूनी अधिकार में आ गया और संविधान के 86वें संशोधन के अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। उसके बाद संविधान के द्वारा जो है सो लोगों के लिए मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। इस कर्तव्यों में नागरिक का क्या कर्तव्य होगा, राष्ट्रध्वज राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों में शामिल किया गया। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि संविधान के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है और सरकार जो है सो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर विशेष बल देगी। उसके बाद वयस्क मताधिकार का अधिकार जो है संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया है, यानी कि लोग जो है सो वोट देने का अधिकार, अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार लोगों को प्राप्त है। पहले यह जो है सो वोट देने का अधिकार यानी कि 21 वर्ष के लोग जो है सो वोट दे सकते थे, इसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है, यानी कि 18 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। और इसके बाद एकल नागरिकता, यानी कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ये संविधान की मुख्य विशेषता है। इसके साथ ही संविधान में संशोधन का भी प्रावधान किया गया है, यानी कि समय समय पर समाज में हो रहे बदलावों को देखते हुए संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। तो ये इस पाठ के प्रमुख तथ्य थे। अब आप लोग इस पाठ को एक बार पढ़ लें तो आप इस पाठ को आसानी से समझ सकते हैं। अब अगले दिन हम तीसरे भाग में, यानी कि इसी पाठ का तीसरा भाग में इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसका हल करेंगे। तो आप लोग बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।